कहानी एक छोटे से भारतीय गांव से शुरू होती है। यहाँ रहती है एक विधवा माँ राधा। उनके दो बेटे हैं, बड़ा बेटा भारत और छोटा बेटा पूरन। घर बहुत अमीर नहीं है। परिवार की सबसे बड़ी संपत्ति है उनकी जमीन, वही खेत जिन पर मेहनत करके उनका घर चलता है। राधा चाहती है कि उनके बेटे पढ़ लिखें और जिंदगी में आगे बढ़ें, लेकिन परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं कि दोनों को अच्छी शिक्षा दिलाई जा सके। तब बड़ा बेटा भारत एक फैसला करता है। वह अपनी पढ़ाई और अपने सपनों को पीछे रख देगा, खेत संभालेगा, मेहनत करेगा और छोटा भाई पूरन को पढ़ाएगा। भारत के लिए यह कोई मजबूरी नहीं, उसे अपने भाई से प्यार है। वह चाहता है कि पूरन वह जिंदगी जी पाए जो शायद उसे खुद नहीं मिली। यहीं से दो भाइयों के रास्ते अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं। एक भाई मिट्टी के साथ रह जाता है, दूसरा शहर की ओर निकल जाता है। समय बीतता है, भारत जवान हो जाता है। वह पढ़ा लिखा है, समझदार है, लेकिन शहर जाकर कोई बड़ी नौकरी करने के बजाय गांव में रहकर खेती करना चुनता है। उसके लिए किसान होना पिछड़ेपन की निशानी नहीं। वह मानता है कि जो आदमी देश के लिए अन्न पैदा करता है, उसका काम किसी बड़े अधिकारी से कम नहीं। सुबह खेत, मिट्टी, हल, फसल और उसी जीवन में उसे गर्व महसूस होता है। इसी भावना को फिल्म का सबसे प्रसिद्ध गीत आवाज देता है, मेरे देश की धरती सोना उगले। भारत अपने खेत को केवल अपनी निजी संपत्ति नहीं मानता, उसके लिए धरती माँ की तरह है। वह उससे लेता भी है और अपनी मेहनत से उसका कर्ज चुकाता भी है। गांव में भारत का एक बहुत खास साथी है, मालंग चाचा। मालंग एक अपाहिज व्यक्ति हैं और स्वयं पुराने सैनिक रह चुके हैं। जिंदगी ने उनके साथ बहुत अच्छा व्यवहार नहीं किया, फिर भी उनमें एक अजीब सी बेफिक्री है। वह लोगों को देखते हैं, उनकी कमजोरियां समझते हैं और ऐसी बातें कह जाते हैं जो मजाक जैसी लगती हैं, लेकिन भीतर बहुत गहरी होती हैं। भारत उनका बहुत सम्मान करता है। मालंग भी भारत में केवल एक अच्छा युवक नहीं, एक ऐसा इंसान देखते हैं जो अपने परिवार और देश दोनों के लिए त्याग कर सकता है। इसी किरदार पर फिल्म का प्रसिद्ध गीत आता है, कस्में वादे प्यार वफा सब बातें हैं बातों का क्या। मालंग ने जिंदगी में इतना धोखा देखा है कि उसे बड़े बड़े वादों से ज्यादा इंसान के कर्मों पर भरोसा है। इसी गांव में आती है डॉक्टर कविता और प्राण के मालंग चाचा। इसी फिल्म में उनके करियर का लैंडमार्क पॉजिटिव रोल बना और उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर मिला। डॉक्टर कविता शहर में पढ़ी हुई डॉक्टर हैं। वह चाहती तो आराम से शहर में प्रैक्टिस कर सकती थी, लेकिन उन्होंने गांव के लोगों की सेवा करने का रास्ता चुना। भारत को यह बात बहुत पसंद आई। दोनों की सोच में समानता है। भारत पढ़ा लिखा होकर किसान बना है, कविता पढ़ी लिखी होकर गांव की डॉक्टर बनी है। दोनों मानते हैं कि शिक्षा का मतलब अपने लोगों से दूर चले जाना नहीं होता। धीरे धीरे भारत और कविता एक दूसरे के करीब आने लगते हैं। उनके बीच प्रेम पैदा होता है, पर भारत की जिंदगी में प्रेम से भी पहले कुछ जिम्मेदारियां हैं। उसकी माँ, उसका भाई, उसकी जमीन और उसका देश। उधर पूरन की पढ़ाई पूरी होती है। जिस छोटे भाई के लिए भारत ने वर्षों मेहनत की, वह अब शिक्षित होकर वापस लौट रहा है। घर में खुशी का माहौल है। राधा को लगता है अब दोनों बेटे साथ रहेंगे। भारत सोचता है अब पूरन की पढ़ाई पूरी हो चुकी है, शायद वह अपनी शिक्षा का उपयोग गांव और परिवार के लिए करेगा। लेकिन जो पूरन घर से गया था, वही आदमी वापस नहीं आया। शहर की जिंदगी ने उसकी सोच बदल दी। अब वह खुद को कुमार कहलाना ज्यादा पसंद करता है। उसे गांव की मिट्टी, सादगी और खेती पिछड़ी हुई लगती है। उसे पैसा चाहिए, आराम चाहिए, शहर जैसी जिंदगी चाहिए। जिस खेत को भारत माँ समझता है, पूरन की नज़र में वह केवल एक प्रॉपर्टी है। इस बदलते हुए पूरन के आसपास एक और आदमी है, चरणदास। वह परिवार का चाचा है, लेकिन उसके मन में परिवार की भलाई से ज्यादा अपनी स्वार्थी योजनाएं हैं। वह जल्दी समझ जाता है कि पूरन के भीतर लालच और असंतोष है। वह पूरन के कान भरता है, उसकी इसी कमजोरी को बढ़ाने लगता है।
क्योंकि पूरी जमीन भारत के नियंत्रण में रहे, पूरन का भी हिस्सा है। क्यों वह बड़े भाई के नीचे रहे? पढ़ाई किसने की है? दुनिया किसने देखी है? धीरे धीरे पूरन को लगने लगता है कि भारत ने उसके लिए त्याग नहीं किया, बल्कि परिवार की जमीन पर कब्जा करके बैठा है। यही भाई के प्रति उसका सम्मान अधिकार की लड़ाई में बदलने लग जाता है। एक दिन बात खुलकर सामने आ जाती है। पूरन कहता है उसे परिवार की जमीन में अपना हिस्सा चाहिए। भारत स्तब्ध रह जाता है। जिस भाई को अपने बेटे की तरह पाला, आज वही उससे जमीन बांटने की बात कर रहा है। लेकिन भारत के लिए समस्या केवल आर्थिक नहीं, वह बंटवारे के खिलाफ है। उसे लगता है जो परिवार पीढ़ियों से एक जमीन पर साथ रहा, उसे पैसे के लिए टुकड़ों में नहीं काटना चाहिए। वह जमीन को लेकर भाई से लड़ना नहीं चाहता, इसलिए आखिर ऐसा रास्ता चुनता है जिसमें पूरन के अधिकार को भी नकारा न जाए और जमीन तत्काल उसकी लालच का शिकार न बने। वह विवादित संपत्ति पूरन के बेटे के नाम कर देता है, ताकि पूरन उसे तुरंत बेच न सके। लेकिन पूरन इसे भी बड़े भाई का नियंत्रण समझता है। दोनों भाइयों के बीच दूरी बढ़ जाती है। जिस भारत ने अपनी जवानी पूरन की पढ़ाई में लगा दी, उसी के सामने उसका छोटा भाई अलग होने को तैयार है। सबसे कठिन स्थिति राधा की है। एक माँ के सामने उसके दो बेटे अलग हो रहे हैं। वह किसका पक्ष ले? भारत ने परिवार के लिए सब कुछ किया है, लेकिन पूरन भी उसी का बेटा है। राधा के लिए जमीन में बंटवारा केवल खेती की रेखा नहीं, उसके परिवार का बंटवारा है। वह दोनों बेटों को जोड़कर रखना चाहती है, लेकिन लालच और अहंकार इतनी दूर जा चुके हैं कि केवल माँ के आंसू भी उन्हें नहीं रोक पाते। इस पूरे संघर्ष में कविता भारत के साथ रहती है। वह देखती है कि भारत भीतर से कितना दुखी है। उसने जिंदगी भर अपने छोटे भाई के भविष्य के लिए त्याग दिया। बदले में उसे धन्यवाद नहीं चाहिए था, बस भाई का अपनापन चाहिए था। अब वही रिश्ता टूट रहा है। कविता और भारत का रिश्ता इस दौरान और मजबूत होता है और दोनों के विवाह की बात भी आगे बढ़ती है। लेकिन तभी देश के सामने परिवार से कहीं बड़ा संकट आ जाता है। भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो जाता है। 1965 का युद्ध। देश को सैनिकों की जरूरत है और किसान भारत के सामने अब दूसरी जिम्मेदारी खड़ी है। वह खेत में रहकर देश के लिए अन्न पैदा कर सकता है, लेकिन उस समय उसे लगता है कि सीमा पर जाना भी उसका कर्तव्य है। वह सेना में शामिल हो जाता है। यहाँ फिल्म का जय जवान जय किसान विचार पूरी तरह सामने आता है। एक ही आदमी पहले किसान के रूप में देश की सेवा कर रहा था और फिर जवान बनकर सीमा पर जाता है। उपकार को लाल बहादुर शास्त्री के जय जवान जय किसान विचार से प्रेरित होकर बनाया गया था और फिल्म 1965 वॉर की पृष्ठभूमि में किसान और सैनिक दोनों की भूमिका को जोड़ती है। भारत अपनी माँ और कविता को पीछे छोड़कर युद्ध के लिए चला जाता है। पूरन वही हैं, लेकिन दोनों भाइयों ने अब देश के संकट के समय भी दो विपरीत रास्ते चुन लिए हैं। देश में युद्ध की वजह से अनाज और जरूरी सामान की कमी होने लगती है। आम लोग परेशानी में हैं। सरकार चाहती है कि उपलब्ध भोजन सही ढंग से लोगों तक पहुंचे, लेकिन कुछ व्यापारी इसी संकट को पैसा कमाने का मौका समझते हैं। वे अनाज जमा करते हैं, बाजार में कृत्रिम कमी पैदा करते हैं, फिर उसी अनाज को महंगे दामों पर ब्लैक मार्केट में बेचते हैं और दुर्भाग्य से पूरन भी इसी खेल का हिस्सा बन जाता है। फिल्म जानबूझकर दोनों भाइयों को समानांतर दिखाती है। भारत सीमा पर अपना खून दे रहा है और पूरन घर में लोगों की भूख से पैसे कमा रहा है। मालंग चाचा गांव और आसपास हो रही गतिविधियों को देखते हैं। उन्हें समझ आता है कि अनाज गायब कैसे हो रहा है, कौन लोग होर्डिंग कर रहे हैं, कौन संकट के समय भी गरीब आदमी का पेट से पैसा निकालना चाहते हैं। वह लालच के इस पूरे खेल को पसंद नहीं करते और भारत के परिवार के लिए भी चिंतित हैं। मालंग का जीवन स्वयं कठिनाइयों से भरा है, इसलिए उसे पैसे की ताकत का भ्रम नहीं। वह उन लोगों के बारे में सोचता है जो रिश्तों, वादों और पैसों को इंसानियत से बड़ा समझते हैं। इसीलिए उसका गीत कस्मे वादे प्यार वफा सिर्फ प्रेम का निराश गीत नहीं, वह पूरी कहानी पर टिप्पणी बन जाता है। भारत ने भाई पर भरोसा किया, माँ ने बेटों पर।
देश ने अपने नागरिकों पर, और कुछ लोगों ने उस भरोसे को बेच दिया। उधर युद्ध बहुत गंभीर हो चुका है। भारत अपने यूनिट के साथ बहादुरी से लड़ता है। उसके सामने अब न जमीन का विवाद है, न पूरन की नाराजगी। वह केवल सैनिक है और देश की सीमा पर खड़ा है। एक लड़ाई के दौरान भारत दुश्मन के हाथ लग जाता है। उसे कैद कर लिया जाता है, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं। वह किसी तरह दुश्मन की गिरफ्त से निकल भागता है। उसका पीछा किया जाता है, गोलाबारी होती है। भारत गंभीर रूप से घायल हो जाता है। फिर भी वह अपनी तरफ लौटने की कोशिश करता है। इसी दौरान पूरन की जिंदगी भी निर्णायक मोड़ लेती है। धीरे धीरे उसे पता चलता है कि चरणदास ने उसके साथ क्या किया। जिस आदमी को वह अपना शुभचिंतक समझता रहा, उसी ने जानबूझकर दोनों भाइयों के बीच शक और लालच पैदा किया। उसे परिवार से अलग किया। उसे ऐसे कारोबार में धकेला जिसमें देश के संकट का फायदा उठाकर पैसा कमाया जा रहा था। पूरन को पहली बार अपने बड़े भाई की याद आती है। वह समझता है भारत ने जमीन हड़पने के लिए उसे नहीं पढ़ाया था। उस आदमी ने अपनी जिंदगी इसलिए खेतों में लगा दी ताकि पूरन पढ़ सके। भारत ने उससे कुछ मांगा ही कब था, और पूरन ने बदले में क्या किया? जमीन मांगी, परिवार तोड़ा, और अब युद्ध के दौरान ब्लैक मार्केटिंग तक पहुंच गया। उसके भीतर अपराध बोध पैदा होता है। पूरन के सामने दो रास्ते हैं। वह पैसे लेकर भाग सकता है, चरणदास और बाकी लोगों के साथ अपराध जारी रख सकता है, या अपने किए का सामना कर सकता है। इस बार वह दूसरा रास्ता चुनता है। पूरन सरकार और पुलिस की मदद करने का फैसला करता है। वह होर्डर्स और ब्लैक मार्केटर्स के खिलाफ जानकारी देता है। उसकी पूरी साजिश सामने लाने में मदद करता है। फिर अपने हिस्से के अपराध से बचने की कोशिश करने की बजाय वह स्वयं पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है। उसे पता है कि केवल मुझे अपनी गलती समझ आई कह देने से उसके कर्म खत्म नहीं हो जाते। उसे उनकी सजा भी स्वीकारनी होगी। युद्ध खत्म होने की ओर है, और एक दिन खबर आती है भारत जीवित है, लेकिन उसकी हालत बेहद गंभीर है। उसे वापस लाया जा रहा है। माँ राधा अपने बेटे को देखकर खुश भी है और टूट भी जाती है। कविता डॉक्टर है। वह भी उसके इलाज में लगी है। भारत का शरीर युद्ध में बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका है। डॉक्टरों के सामने मुश्किल फैसला है। उसकी जान बचाई जा सकती है, लेकिन उनके दोनों हाथ बचाना संभव नहीं। ऑपरेशन करना होगा और भारत के दोनों हाथ काटने पड़ेंगे। भारत की जान बच जाती है, लेकिन अब उसे पता है कि उसके हाथ नहीं रहे। वह भीतर से टूट जाता है। एक सैनिक हाथों के बिना जी सकता है, लेकिन भारत स्वयं को सबसे पहले किसान मानता है। जिन हाथों से उसने हल पकड़ा था, वे नहीं हैं। जिन हाथों से फसल काटी, वे नहीं हैं। जिन हाथों से मिट्टी उठाई, वे नहीं हैं। वह सोचता है, अब मैं अपने खेत का क्या करूँगा? अपने देश के लिए अन्न कैसे उगाऊँगा? जिस धरती को वह माँ कहता रहा, अब उसका कर्ज कैसे चुकेगा? यह भारत की जिंदगी का सबसे कमजोर क्षण है। युद्ध में दुश्मन के सामने वह नहीं टूटा, लेकिन अपने हाथ खोने के बाद वह टूट जाता है। भारत निराश होकर पड़ा है। उसे लगता है उसकी जिंदगी का उद्देश्य समाप्त हो चुका है। फिर उसकी नज़र खेतों की ओर जाती है। वहाँ कोई हल चला रहा है, मिट्टी पलट रहा है, बीज बोने की तैयारी हो रही है। भारत ध्यान से देखता है। वह आदमी पूरन है। वही पूरन जिसे कभी गांव की मिट्टी से शर्म आती थी। वही पूरन जो जमीन बेचकर शहर जाना चाहता था। वही पूरन जो ब्लैक मार्केट में चला गया था। आज वह अपने बड़े भाई के खेत में किसान बनकर खड़ा है। भारत उसे देखता रहता है। पूरन उसके पास आता है। अब उसमें शहर वाला घमंड नहीं। वह अपने बड़े भाई से क्षमा मांगता है। उसे समझ आ जाता है कि भारत ने उसके लिए क्या किया था। वह यह भी समझ गया कि जमीन केवल बेचने की चीज नहीं, वह उस परिवार की जड़ है, और उस देश की भी जिसके लोग उसी जीवन के अन्न पर जीवित हैं। भारत के अपने हाथ नहीं रहे, लेकिन सामने उसका भाई खेत जोत रहा है। जिस भाई को उसने अपने हाथों की मेहनत से पढ़ाया था, वही अब उसका हाथ बन गया है। फिल्म का इमोशनल रेजोल्यूशन यही है। पूरन केवल माफ कर दो नहीं कहता। वह भारत की जगह खेत में उतरता है, जिम्मेदारी उठाता है। जिस धरती से दूर भागना चाहता था, उसी की सेवा करने लगता है।
और भारत को एहसास होता है उसके हाथ वास्तव में पूरी तरह नहीं गए, उसका भाई उसके हाथ बनकर लौटा है। माँ राधा के लिए भी यह सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने दोनों बेटों को वापस देखा। एक बेटा युद्ध से शरीर का हिस्सा खोकर लौटा, दूसरा लालच में अपनी इंसानियत लगभग खो चुका था। अब दोनों वापस घर हैं। कविता भी भारत के साथ है। वह भारत को उसके हाथ खो देने के कारण कमतर नहीं समझती। उसके लिए वही इंसान अब भी मौजूद है जिससे उसने प्रेम किया था। पूरन अपने अपराधियों को प्रायश्चित करने और परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार है, और जिस जमीन के बंटवारे ने दोनों भाइयों को अलग किया था, वही जमीन अब उन्हें फिर जोड़ देती है। अंत में खेत फिर जीवित हैं, हल चल रहा है, परिवार साथ है, और फिल्म वापस उसी विचार पर आ जाती है जिससे शुरू हुई थी। किसान और जवान, भारत दोनों रहा। पहले उसने खेत में देश की सेवा की, फिर सीमा पर उसने अपने छोटे भाई के लिए अपनी पढ़ाई का त्याग किया, देश के लिए अपने हाथों का। लेकिन उसके त्याग का अर्थ तभी पूरा हुआ जब पूरन बदला, क्योंकि उपकार केवल यह नहीं कि अच्छा आदमी सबके लिए सैक्रिफाइस करता रहे। उपकार यह भी है कि जिस व्यक्ति पर उपकार किया गया है, एक दिन उससे उसकी कीमत समझ आए। पूरन आखिर समझता है। वह मिट्टी में लौटता है, भाई के पास लौटता है, और अपनी जिम्मेदारी के पास लौटता है। इसलिए आखिरी भावना फिर वही बनी रहती है, मेरे देश की धरती सोना उगले, उगले हीरे मोती।